इन कंटेंट को बहुत ही कम रखा गया। साथ में ये भी चीज है कि एक थिन लेयर ऑफ मेसाबाइट, इट्स अ काइंड ऑफ आयरन कंपाउंड। इसको जब ये ब्राइन सॉल्यूशन में गया, इलेक्ट्रोलाइसिस में गया, तो ये Na+ में ब्रेक हो गया और Cl- में ब्रेक हुआ। और जो भी मुझे यहाँ पे मिलेगा इस वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे तो मुझे प्योर मिल जाएगा ना। ये जो रिएक्टिव ये कहीं ना कहीं किसी और एलिमेंट जैसे यहाँ पे, तो इसमें प्रॉपर जो खुद के साथ ही जो है मर्ज होके। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। अब तक के डिस्कशन में हम लोगों ने जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ मेटल्स है या नॉन मेटल्स उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आई मीन अकरेंस, ये कैसे जो है एग्जिस्ट करता है, अकरेंस ऑफ मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल है। नॉन मेटल यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, तो उसको तो साइड करते हैं, कीप इट असाइड। बट व्हेन इट कम्स टू दी मेटल, तो मेटल जो है यूजुअली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका यही नेचर, इसी के कारण जो है इनका अगर सोर्स हम देखें कि हमें मेटल्स ये मिलते कहां से हैं, तो वी कैन फाइंड ऑन अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। अर्थ क्रस्ट मतलब सबसे अपर लेयर ऑफ, अपर सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सबसे ऊपरी लेयर, ऊपरी सतह, जिसके ऊपर हम लोग अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं, वो लेयर हम उसको क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट पे जो है मेटल एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो नेचुरल फॉर्म होता है, नेचुरल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल कंपाउंड्स, तो जो इसका कंपाउंड है वो ऐसे तो नहीं है ना कि कहीं पे आयरन रखा हुआ है या फिर कहीं पे कॉपर रखा हुआ उठा के लेके आओ, नहीं। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड मिनरल। ध्यान से समझना, बड़े ही छोटे छोटे माइन्यूट बातें होती हैं, माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं जो हमारे जनरल डिस्कशन में रहता है, बट उसको विजुअलाइजेशन करना टफ होता है। तो हमने क्या कहा कि जो भी उसका नेचुरल अकरेंस है, जो भी मेटल है उसका नेचुरल अकरेंस है, वो हमारे लिए मिनरल है। अब नेचुरल अकरेंस की बात करें तो होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो ये मेरा एक मेटल है, सपोज कोई भी मेटल AX कुछ भी, ये मेरा मेटल है। बट अगर आप मेटल को देखोगे, इट इज सराउंडेड विथ ये इसके अंदर है, इट इज सराउंडेड विथ क्ले, सॉइल, पेबल्स, etc। इस पूरे कंबाइंड को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक, एक तरीके से। तो हमारा जो मिनरल है, जब इस मिनरल में, ध्यान से समझना, when percentage of metal compound high, मतलब मान लो मैंने एक रॉक लेके आया, रॉक का एक पार्ट लेके आया, ठीक है। तो उस रॉक के अंदर ये मेटल का परसेंटेज कितना है, व्हेन परसेंटेज ऑफ मेटल कंपाउंड इज हाई। साथ में दूसरी बात, साथ में एंड इट्स एक्सट्रैक्शन, यानी उस मेटल को निकालना, एक्सट्रैक्शन, उस मेटल को निकालना इकोनॉमिक फिजिबल। मतलब बात समझो आप, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो मुझे मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल एक्सट्रैक्ट करने का कॉस्ट लगा 200 रुपया, सपोज 1 kg ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन और 200 रुपया लगा, ठीक है। लेकिन अब इससे मैं 1 किलो को बेचने जा रहा हूं, आयरन को, अगर मान लो इसको सेल करने जा रहा हूं, इसका सेलिंग कॉस्ट है
मान लो सेलिंग कॉस्ट है 100 रुपया। अब अगर सेलिंग कॉस्ट है तो फिर इसको निकालोगे आप, मतलब कहीं से प्रॉफिट, तो वो इकोनॉमिक फिजिबल है ही नहीं। यानी हम उसको निकालेंगे तब जब वो इकोनॉमिक फिजिबल हो। यानी यही मिनरल जब उसको हम लोग ये फिगर आउट कर लेंगे कि उसका मेटल परसेंटेज अच्छा खासा है, एज वेल एज वी कैन एक्सट्रैक्ट विद प्रॉपर प्रॉफिट, यानी कि जो भी मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा वो मेरे बेनिफिट में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे और। क्या बोलेंगे? और। जिस मिनरल को मैं एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसमें उस मेटल का परसेंटेज ज्यादा हो, और भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे जो है इकोनॉमिकली बेनिफिट होना चाहिए, तो इकोनॉमिक फिजिबल होना चाहिए, तो मैं कहूंगा उसको, उसी मिनरल को मैं और कहने लगूंगा। तो निकालने का मतलब क्या है? निकालने का मतलब यही है, आप क्या करोगे, इस मेटल को, मेटल के जो भी साइड वाले पार्ट्स हैं, मींस व्हाटएवर, जैसे इसमें क्या है, इसमें जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये वैल्यूलेस है, वैल्यूलेस, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इट हैज वैल्यू, वैल्यूएबल पार्ट, वैल्यूलेस पार्ट। वैल्यूएबल जो पार्ट है ये हमारा है क्या, ये हमारा है मेटल कंपाउंड। मेटल कंपाउंड कहने का मतलब ये है कि मेटल भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा ना केमिकल फॉर्मेट में। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग अगर ओर की बात करें तो बॉक्साइट, बॉक्साइट से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट हमारा क्या है? ओर। किसके लिए? एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर बॉक्साइट का आप देखोगे तो ये Al2O3 2H2O के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में। मुझे इससे मतलब है ना, मेरा मेटल तो ये है, तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा, वो केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। इसको तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे सेपरेट करना। सेपरेशन कम्स अंडर द सेपरेशन, वो अलग अलग प्रोसेस आता है, केमिकल फिजिकल अलग अलग, तो ये सेपरेशन करके कर लेंगे। बट ये वाला जो पोर्शन आया इसको तो रिमूव करना पड़ेगा ना। जो वैल्यूलेस पोर्शन है, वैल्यूलेस पोर्शन ऑफ मिनरल विच कंटेन्स क्या क्या हो सकता है, क्ले हो, सॉइल हो, पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स, इसको बोला जाता है गैंजियो। गैंजियो। सी, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको आपको रटना ही पड़ता है। मतलब आप उसको जो है, देखो कोई भी नॉलेज है जब तक उसका एक ग्राउंड कनेक्शन नहीं बनेगा ना, समहाउ ग्राउंड कनेक्शन नहीं बनेगा, तब तक आपको जो वो याद नहीं रहेगा, उसको रटना पड़ेगा, आप भूल जाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए बॉक्साइट टर्म ही ले लो, अगर चाहे ये गैंजियो टर्म ही ले लो, अब ये आपको रटना पड़ेगा बार बार। बट अगर मैं ये कहूं, इसको थोड़ा सा कनेक्टिविटी मेंटेन कर दे, तो ये हमारे पूरे मेंटल लॉजिक में ये सेट हो जाता है। जैसे बॉक्साइट का नाम जो पड़ा वो इस बेसिस पे कि एक फ्रांस में एक विलेज है जिसका नाम है लेस बॉक्स। यहां से जो रॉक मिला, यहां से जो रॉक मिला, इसके कारण इसका नाम पड़ा, इस रॉक जो कंटेन कर रहा है एल्यूमिनियम, इसका नाम पड़ा बॉक्साइट। कहां पे? ये एक विलेज के नाम पे। तो मुझे ये जो टर्म में अपने नॉलेज को बिल्ड करते हुए जब इस टर्म पे पहुंच रहा हूं, तो मैं ब्लैकआउट नहीं हो रहा हूं, मुझे पता है कि ये कहां से आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से गैंजियो, गैंजियो टर्म आ रहा है हमारा जर्मन वर्ड से, जर्मन वर्ड जो है गैंग, और गैंग का मतलब होता है वैल्यूलेस पार्ट। ठीक है, वैल्यूलेस
पार्ट को आप बोल सकते हो। इसी तरीके से अगर मान लो आपको आयरन का भी और लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। आयरन का और जैसे हेमेटाइट, दैट इज Fe2O3 आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और हेमेटाइट अगर जाओगे तो इसका जो ग्रीक या लैटिन जो भी हो उसका वर्ड है हेमे, जिसका मतलब होता है रेड या ब्लड कलर। इसीलिए आपने हेमोग्लोबिन सुना होगा। तो ऐसे ही इट बेस, यानी कि ये जो ओर है इसका नाम पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रेजेंस, इट्स अपीयरेंस, कि ये जो रॉक है ना वो रेड कलर में अपीयर होता है। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग किस मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोगों के डिस्कशन में जो मेटल्स रहा है वो है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना, एक्सेट्रा। ये हमारे मेजर डिस्कशन में रहे। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। हाँ, एक बात और, हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी इस वाले पोर्शन को गेन करने के लिए, इन कंपाउंड यानी इनको गेन करने के लिए हमें गैंजियो पोर्शन को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, रिमूव करना पड़ रहा है, सेपरेट करना पड़ रहा है इसको। तो इसको रिमूवल, इसका रिमूवल कह लो एक तरीके से। इसको रिमूव करना मतलब, अब ऐसे समझो, जैसे ये मान लो 95 है और ये 5 है, तो मैं कहूंगा ना 5% मेटल है। अब अगर ये 90 हो गया, मान लो घट के ये 80 हो गया और ये 5 ये एज इट इज, तो इसका परसेंट अब 85 में आप कंसीडर करोगे ना। 5 में 85 कितना होगा, ये कर लेना भाई, इतना मैथ, ठीक है। तो भी हो जाएगा मोर देन 5% तो होगा ही, चलो छोड़ो, मोर देन 5% होगा ना। तो इसको बोला जाता है, इसका रिमूवल जो प्रोसेस, इसको बोला जाता है एनरिचमेंट। क्या कहते हैं इसको, एनरिचमेंट। किसका एनरिचमेंट कर रहे हैं हम लोग, ओर का। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर, सो समहाउ इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ मेटल कंपाउंड, आप ये कह सकते हो, इट मींस दैट एनरिचमेंट, और डिक्रीजिंग द गैंजियो पोर्शन इन रॉक्स। तो किसी गैंजियो पोर्शन को डिक्रीज करना, ये भी एनरिचमेंट होगा, और दूसरा वाला बात भी एनरिचमेंट होगा। तो ये चीज हो गया। हम लोगों को करना क्या है, अब हमें हमारे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कई मेथड है। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें पता है मेटल की एक खास प्रॉपर्टी, कि कुछ मेटल्स जो है हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे कि ये वाले, ये हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है, मींस मॉडरेट, और ये वाले जो हैं लो रिएक्टिव है। तो सोच के देखो, वो जो मेटल है जो बिल्कुल भी रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो समहाउ आप इसको ऐसी पा जाओगे, मान लो नदी है, कहीं पे उसने पत्थर को एक्सट्रैक्ट करके गोल्ड या फिर इन सब चीजों को एक्सट्रैक्ट किया, तो वो तो रिवर के, क्योंकि सॉलिड है तो धीरे धीरे जाके रिवर के बेड पे ही बैठ जाएगा। तो आप रिवर बेड से निकाल सकते हो इजी वे से। तो आपने कई सारे मूवीज वगैरह में भी ऐसे देखे होंगे कि वो लोग जो है उसमें पानी से एक जो है स्ट्रेनर टाइप का लेंगे, उसको फिर करके उसमें से फिर मेटल्स निकालेंगे। तो जो लो रिएक्टिव है उसको इजी वे से कर सकते हैं। ये जो रिएक्टिव, ये कहीं ना कहीं किसी और एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम भी आएगा। जैसे एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, ये रिएक्ट करके पहले ऑक्साइड बना रहा है और साथ में ये हाइड्रोजन से भी रिएक्ट किया हुआ है। तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। ठीक है, तो इसको मिटाते फिर आगे डिस्कशन करते हैं इसके। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स,
कि इसको कैसे मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हम लोग मेटल की बात करें तो हम लोग मेटल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिएक्टिव प्रॉपर्टी। क्लासिफिकेशन अगर करें ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिएक्टिव प्रॉपर्टी, तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं? हाई रिएक्टिव, क्योंकि इनके हिसाब से, इनके डिफरेंट बिहेवियर के हिसाब से ही हम लोग जो है क्या करेंगे, मेथड चूज करेंगे। जैसे कि सोडियम हाई रिएक्टिव, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये हमारे क्या है, ये वही मेटल्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। इसके अलावा मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो ये जैसे कि आयरन हो गया, आयरन, जिंक, लेड एक्सेट्रा, कॉपर भी है, कॉपर दोनों में आएगा, लो में भी आ जाएगा और हाई में भी आ जाएगा। अगेन ऐसा कोई फिक्स लाइन डिवीजन नहीं है कि आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। और कुछ जो है लो रिएक्टिव, तो लो रिएक्टिव में जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, Hg, तो इन सभी के जो है इनको एक्सट्रैक्ट करने का डिफरेंट मेथड है, अलग अलग तरीके से इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम सिर्फ वही तरीके हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमने पहले पढ़ रखा है, उन्हीं के बेसिस पे जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे इनकी बात करें, अगर ये जो है लगभग किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, तो ये फ्री स्टेट में आसानी से मिल जाते हैं। फ्री स्टेट यानी का मतलब किसी के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, तो इनको आसानी से हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल सेपरेशन, आसानी से इनको अलग कर सकते हैं। मतलब आप, होता क्या है कि रिवर, ज्यादातर ये रिवर बेड में मिलते हैं, तो रिवर बेड वगैरह में लेकर इनको जो है अगर स्ट्रेन कर दे, छान दे, तो हमें आसानी से उसके ऊपर जो है सॉलिड पार्टिकल्स हमें मिल जाएंगे। लो में मर्क्यूरिक की बात करें, मर्क्यूरी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसी को बोलते हैं, ये ओर है मर्क्यूरी का, इसको बोलते हैं सिनेबार। अगेन सिनेबार जो टर्म है ग्रीक लेटर है, वो रिप्रेजेंट करता है ब्राइट रेड कलर को, ब्राइट रेड कलर। तो ये जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अपीयरेंस को, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमारा जो Hg है लो रिएक्टिव है, नो डाउट, इतना आसानी से ये किसी चीज से रिएक्ट करेगा नहीं, बट इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे इसको जो है क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, HgS यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड को मैंने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब मैंने इसको हीट किया तो ये जो है इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, और ये बना लेगा SO2 गैस। कर लेते थोड़ा सा सही। ठीक है, ये 2 4 6 3। ठीक है, तो हमने क्या किया ऑक्साइड के फॉर्म में। अब ये कैसे किया, सी हमें ये पता है कोई भी अगर एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट लो रिएक्टिव। सल्फर जो है ऑक्सीजन से लेस रिएक्टिव, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इसको हटा के खुद ही जाके बैठ गया। अगर आप टेबल में देखोगे, पीरियोडिक टेबल में, जहां पर ऑक्सीजन का लोकेशन है, जहां पर ऑक्सीजन का लोकेशन है वहीं पे के नीचे जो है सल्फर का लोकेशन है। यानी कि जितना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने, उतना ही सल्फर, लेकिन ऑक्सीजन इससे ज्यादा रिएक्टिव, तो इसने क्या किया, इसको हटा के हाइड्रोजन ऑक्साइड बना दिया। अब ये हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको हमने बस थोड़ा सा हीट किया। क्या किया, थोड़ा सा हीट किया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, O2 सेपरेट हो गया, हमें क्या मिल गया, Hg।
2Hg मिल जाएगा। थोड़ा सा हमने बस इसको हीटअप किया, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटअप नहीं किया, सिंपल हीटिंग किया, तो ये हमें क्या मिल गया, तो ये मेरा क्या है, मेटल। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर भी जो है लो रिएक्टिव मेटल में ही माना जाएगा, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी जो है थोड़ा सा, आप कह सकते हो मर्क्यूरी से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी एग्जिस्ट करता है कॉपर सल्फेट के फॉर्म में। तो सबसे पहला काम यही है कि इसको ऑक्साइड बनाना है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस चूज करना पड़ेगा बेसिकली, पहले तो ऑक्सीजन ही बनाना है, ऑक्साइड ही बनाना है। तो +3 SO2 2 2 4, ठीक है। तो पहला काम तो हो गया, सिंपल हीटिंग करके हम लोगों ने इस कॉपर को ऑक्साइड के फॉर्म में बना लिया, सल्फर को सेपरेट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग फर्दर हीटिंग इस तरीके से करेंगे तो कॉपर थोड़ा सा रिएक्टिव ज्यादा होने के कारण ये वापस से जो है क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन से अटैच हो जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्टेप अलग करते हैं। हम लोग करेंगे क्या, इसमें 2Cu2O प्लस कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराएंगे ताकि ये सेपरेट कर दे कॉपर को और सल्फर ऑक्साइड को अलग बना दे। ये गैस है, ये अलग हो गया, ये हमारा सॉलिड है, ये हमें मिलता है। तो इस तरीके से मिलता है। ये प्रोसेस होता है सेल्फ रिडक्शन। रिडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, इसमें ऑक्सीजन लूज होता है, ऑक्सीजन हमने लूज किया, ऑक्सीजन लूज होता है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो इसमें कॉपर जो है खुद के साथ ही जो है मर्ज क्या होना है, खुद के साथ जो है सेपरेट होकर अलग से कॉपर बन गया और ये ऑक्सीजन बन के बाहर चला गया। तो लो रिएक्टिव मेथड को जो है अलग करने का ये हमारा तरीका था मेटल को। अब हम लोग देखते हैं मॉडरेट मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इन मॉडरेट का हाई रिएक्टिव नेचर होने के कारण ये अकेले तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, तो या तो ये जो है ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मान लो जिंक है तो ZnO ऑक्साइड के फॉर्म में, या आयरन है तो Fe2O3 इस फॉर्म में, और या फिर ये सल्फाइड के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे सल्फाइड के फॉर्म में, जैसे ZnS, और या फिर ये एग्जिस्ट करेंगे कार्बोनेट के फॉर्म में, जैसे ZnCO3। क्योंकि ये रिएक्टिव है, इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, अगर ये है तो ठीक है, सबसे पहला काम यही रहेगा कि किसी तरीके से हम लोग इसको क्या करें, पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ZnO ZnS प्लस O2 हीट किया, मिला क्या, ZnO, मान लो ये 2 है, ये हो जाएगा SO2 गैस, ठीक है, और यहाँ 2 कर दो, 2Zn, और यहाँ पे कर दो 3, ये कर दो 2। ठीक है, हमें क्या मिल गया, Zn ऑक्साइड मिल गया। अब Zn ऑक्साइड को कैसे रिमूव करना है, क्योंकि हमें पता है, मान लो अगर मैं इसको हीटअप करूंगा, अच्छा इसको करने के लिए याद रखना, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी को बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। क्या बोला जाता है, रोस्टिंग। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, जिंक ऑक्साइड को गेन करना। इसी तरीके से अगर मान लो कार्बोनेट है तो इसमें हम लोग ZnCO3, इसमें हम लोग जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे हीट करने के लिए। हीटअप करें, हाई हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग हमें मिल जाएगा ZnO प्लस CO2 गैस। अगेन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, हीटिंग का मतलब ये नहीं ऑक्सीजन तो रहेगा नहीं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड ऑक्सीजन। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग, लिमिटेड ऑक्सीजन, बहुत ही कम। इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सीनेशन। कैल्सीनेशन, तो कैल्सीनेशन बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है बर्निंग ऑफ लाइम। जब शुरुआत में इसका नाम रखा गया था तो ये ज्यादातर ये जो टर्म है ना, ये अटैच रहता है कैल्शियम से, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका बर्निंग, इसके बर्निंग को बोला जाता था कैल्सीनेशन। लेकिन धीरे धीरे जो है मॉडर्न साइंस में आज के टाइम में हम लोग सिंपल इस चीज को, डिफिनेशन को कैल्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किए हुए हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कैल्सीनेशन, कैल्सीनेशन की पहचान क्या है कि इसमें ऑक्सीजन या एयर ना के बराबर होगा, लिमिटेड रहेगा, और इसको बोला जाता है रोस्टिंग। इसमें जो है ऑक्सीजन अच्छा का। तो हमारे पास क्या मिल गया? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब करना क्या है? करना यह है कि इसको कैसे जो है कन्वर्ट करें हम जिंक में, कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो सबसे बेहतर तरीका है, इसको हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में किसी ऐसे एलिमेंट को पिक करेंगे जो इससे अच्छे से कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन को अलग कर ले। तो सबसे बढ़िया चीज है कार्बन से ऑक्सीजन को मतलब कार्बन से रिएक्ट करा दो, तो ये क्या करेगा? ये जिंक अलग हो जाएगा प्लस CO2 गैस अलग हो जाएगा। 2 चाहिए, यहाँ पे 2 कर दो, 2 चाहिए, हमारा जिंक अलग हो गया। तो इसमें 3 मेजर प्रोसेस क्या है? रोस्टिंग, इन केस अगर वो सल्फाइड है, कैल्सीनेशन इन केस अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में है। इसके बाद जो हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाए, देन उसका क्या करना है? रिडक्शन करना है, यानी कि क्या करना है? रिमूव करना है ऑक्सीजन को, रिमूव करना है ऑक्सीजन को। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? पर इसका सिग्निफिकेंस और भी है। आप सोचो, जैसे कोई एक मेटल है, हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंगनीज है, मैंगनीज जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? क्योंकि एल्यूमिनियम मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैंगनीज को ये हटा देगा। तो ये क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अभी मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बस अभी सिर्फ समझने के लिए। प्लस मैंगनीज अलग, और प्लस हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रखना। हीट भी क्या कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलर तरीके से ही हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगनीज है, मैंगनीज मॉडरेट रिएक्टिव होता है। ऐसे ही आयरन का अगर देख लें तो आयरन है हमारा Fe2O3 प्लस, इसको Al2 से हमने एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराया, हमें मिला क्या? Al2O3 प्लस आयरन और प्लस हीट। बैलेंस पे भी बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना है। कंसेप्ट क्या है? क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इसका बहुत ही इस्तेमाल है। रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, ये ध्यान रखना, इस मिक्सचर को कहा जाता है थर्मिट मिक्सचर। थर्मिट मिक्सचर। अब रेलवे का कोई ट्रैक है, बीच में टूट गया है, तो इसमें ये मिक्सचर क्या कर रहा है? बर्न करके लगभग, आप अगर हीट देखोगे ना, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक प्रोड्यूस कर देता है। तो कोई रेलवे ट्रैक है, मान लो रेलवे ट्रैक, अब ये कहीं से क्रैक हो गया है मान लो, तो क्रैक अगर हो गया तो इसके दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ
एक तो पैक कर दिए इसको किसी चीज से, इस साइड में भी, उसके अपोजिट साइड में भी, और बीच में हम लोगों ने क्या किया, बीच में हम लोगों ने ये थर्मिट मिक्सचर को डाल दिया। आयरन का जो ऑक्साइड है दैट इज Fe2O3 और एल्यूमिनियम को ऐड कर दिया, इनके मिक्सचर को इसमें डाल दिया, और साथ में इसको बर्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन यूज कर ले। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है, मैग्नीशियम रिबन, क्योंकि बहुत ही ब्राइट लाइट देता है, जिसके कारण ये इस तरीके से रिएक्ट होने लगेगा कि जो आयरन अलग से मिला ये क्या होने लगेगा, उस फिल्म में जाके भर जाएगा। आप सोच के देखो रेलवे ट्रैक्स कितने बड़े होते हैं, आप कितने दूर दूर तक वेल्डिंग मशीन लेके जाओगे, नहीं पॉसिबल है ना। तो इन्हीं मिक्सचर को लेके जाओ, रखो, उसमें भर दो, बर्न करने लगे, फिल करने लगे, हमारा रेलवे ट्रैक सही हो गया। फिर इसको हटा दो, धीरे धीरे सॉलिडिफाइज हो गया। तो इसका सिग्निफिकेंस देखो, केमिस्ट्री का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक लास्ट पोर्शन देखते हैं। लास्ट पोर्शन देखना क्या है, जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं इनको इजी वे से आप जो है सेपरेट नहीं कर सकते हो, चाहे केमिकल मेथड इस तरीके से अपनाओगे नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है। तो सबसे बेहतर तरीका है इनको रिमूव करने का इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे सोडियम, मान लो NaCl है, मुझे सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो NaCl को मैंने एक ब्राइन सॉल्यूशन में डाला, इलेक्ट्रोलाइसिस, और करंट प्रोवाइड किया। एक तरफ हो गया निगेटिव चार्ज यानी कि कैथोड ये हो गया, और एक हो गया पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड। तो जब ये ब्राइन सॉल्यूशन में गया, इलेक्ट्रोलाइसिस में गया, तो ये Na+ में ब्रेक हो गया और Cl- में ब्रेक हुआ। और ये प्रोसेस मैंने कई बार पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। Na जो है जाके इससे अटैच हो गया और Cl बस इसको निकालो और यहां से कलेक्ट कर लो, मिल गया। चाहे NaCl हो उससे कर लो, MgCl2 हो उससे भी निकाल सकते हो। सो आई थिंक आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल समझ में आया होगा। इसको मैं मिटाता हूं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इतने प्रोसेस में अगर जो हम लोगों ने देखा, जो लास्ट में हाई रिएक्टिव मेटल्स थे उनके लिए मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस यूज किया था, तो उसमें से तो प्योर मेटल ही मिल रहा था। बट होता क्या है कि बाकी जो लो और मॉडरेट रिएक्टिव वाले हैं, इसमें हम लोगों को जो है ऐसा नहीं है कि प्योर मेटल में, कभी कभी क्या मिलता है, इम्प्योरिटीज रहते हैं, इम्प्योर मेटल मिलता है, इम्प्योर मेटल। इसमें बहुत सारी जो है इम्प्योरिटीज मिली रहती, इनको रिमूव करना पड़ता है कि हमें क्या करें, प्योर मेटल मिल सके। तो इस रिमूवल की जो प्रोसेस है इसी को क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग, मतलब रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। और यूजुअली हम लोग किसमें कर रहे हैं, लो और मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स को। तो इसको सबसे बेस्ट तरीका है इसके लिए, जो बेस्ट मेथड है अगेन जो हम लोगों ने हाई रिएक्टिव वाले के लिए यूज किया था, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब इसमें है क्या आप समझो, अगेन वही चीज है, ब्राइन सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया, तो जो हमने एनोड बनाया यानी कि जो बैटरी का जो पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं वो हमारा इम्प्योर मेटल है। इम्प्योर मेटल को ही मैंने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एनोड, मान लो ये बैटरी है, प्लस माइनस, इसको हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये एनोड बन गया। और जो मेटल मुझे चाहिए उसी को लगा दिया कैथोड पे, प्योर मेटल। ये क्या है हमारा, इम्प्योर मेटल, और ये वही प्योर मेटल है। तो इस पे सोच के देखो, इस पे अब क्या है, निगेटिव चार्ज, इस पे है निगेटिव चार्ज, ये है मेरा कैथोड। तो क्योंकि ये इम्प्योरिटीज अटैच है, इम्प्योरिटीज में ऑक्सीजन वगैरह भी अटैच है, जैसे ही यहां पे सप्लाई गया करंट का, वैसे ही जैसे मान लो कॉपर ही है, वैसे ही कॉपर चार्ज होके अलग होके निकल गया Cu+, और बाकी की जितनी इंप्योरिटीज है या तो इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे
इम्प्योरिटीज या तो डिसॉल्व होंगे या फिर यहां पे सेटल्ड हो जाएंगे, जो डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे मान लो कंकड़ पत्थर या कुछ भी है जो पानी में या तो डिसॉल्व हो जाएंगे या तो फिर यहां पे सेटल होंगे। अब जो ये कॉपर है ये प्लस वाला, ये तो माइनस की तरफ भागेगा, तो वॉटेवर जो भी मुझे यहां पे मिलेगा इस वाले पोर्शन पे, तो यहां पे तो मुझे प्योर मिल जाएगा ना, प्योर मेटल मेरा। और ये जो रहता है ये सारे इम्प्योरिटीज कुछ जो डिसॉल्व हो गए उसी में पूरी तरीके से सॉल्यूशन बन गए, उनका तो कोई इश्यू नहीं है। ये जो यहां पे मिला मुझे, इसको बोला जाता है एनोड, एनोड मड, एनोड का कचरा। ठीक है, तो रिफाइनिंग प्रोसेस समझ में आया होगा आई होप। ठीक, इसको मिटाते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं कोरोजन। सो नेक्स्ट पॉइंट है कोरोजन। कोरोजन की अगर बात करें तो वी हैव फीलिंग लाइक बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कुछ मेटल्स हैं, मतलब लगभग सारी, जैसे सिल्वर है। सिल्वर अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर के अंदर जो प्रेजेंस सल्फर है ये सिल्वर से रिएक्ट करता है और बनाता है उसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे एक तरीके का ब्लैक कोटिंग कर देता है, ब्लैक कोटिंग कर देता है। ये ब्लैक कोटिंग जो है वो है सिल्वर सल्फाइड। अब ये एक तरीके से क्या कर रहा है, मेटल को ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, सिल्वर मेटल को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेटल को हीट आउट कर रहा है, हीट कर रहा है, खराब कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग मान लो कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है एयर में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और ये क्रिएट करता है ग्रीन सरफेस, या कह लो आप एक डल सरफेस यानी कि कोटिंग, एक तरीके से कोटिंग ओवर मेटल, या इसको बोल सकते हो कॉपर कार्बोनेट। और हमने आयरन को भी देखा है। आयरन जो है एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन कलर का रस्टिंग क्रिएट करता है सरफेस पे। ये भी क्या कर रहा है, ईट आउट कर रहा है पूरा का पूरा मेटल को ही, ईट आउट मेटल। कैसे, बेसिकली ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। सो कोरोजन को अगर आप डिफाइन करना चाहो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वी कैन डिफाइन कि कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल डेट्रियोरेटेड या खराब हो जाना, डेट्रियोरेटेड ड्यू टू एयर, मॉइस्चर और अदर केमिकल एजेंट, क्योंकि ये भी है, और अदर केमिकल substance agent, anything you want to say, which form maybe oxide, carbonate, सल्फाइड, EDC। तो कोरोजन एक बहुत बड़ा चिंता है। इवन अगर हम लोग एक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक कंक्लूजन समझ में आएगा कि कोरोजन से बचा भी जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने 3 टेस्ट ट्यूब लिए, 3 टेस्ट ट्यूब, ध्यान से समझना। इसके अंदर सिंपल वाटर भरा हुआ है, ऑर्डिनरी पानी है, ऑर्डिनरी वाटर। इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड हीटेड वाटर, ताकि जो भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है वो निकल जाए, टू रिमूव
डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो जो भी ऑक्सीजन है वो यहां पे आ जाएंगे। तो बीच में इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, ऑयल लगा दिया, ताकि वाटर जो ऑक्सीजन का कांटेक्ट कहीं से हो ही ना। यहां पे भी एयर है, यहां पे भी एयर है, यहां पे भी एयर है, और ये एक तरीके का ड्राई एयर है। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूं कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ये क्या करता है, जो भी मॉइस्चर है इसके अंदर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब, एनहाइड्रस ये क्या कर रहा है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इन तीनों के अंदर, मतलब इसके अंदर मॉइस्चर ना के बराबर है, इसमें जो ऑक्सीजन है भी तो ये सेपरेट है। इन तीनों के अंदर हमने क्या किया, एक आयरन नेल्स, एक क्या कई सारे डाल दो, इनके अंदर क्या कर दिया, आयरन नेल्स हमने डाल दिया। फिर इनको हमने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, तो हमने पाया कि ये वाला जिसके अंदर ऑर्डिनरी वाटर है, ऑर्डिनरी वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, इवन एयर है, इट बिकम रस्टेड, इसमें रस्टिंग हो गया। बट इसमें और इसमें नो रस्टिंग। तो यहां से हमें एक बात तो आइडिया मिल गया ना कि देयर इज ए प्रोसीजर, कुछ ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग रस्टिंग यानी कोरोजन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसी को देखते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन। सो कोरोजन एक मेजर प्रॉब्लम है, तो इसको प्रिवेंट करना यानी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। एग्जाम्पल में हम लोग रख रहे हैं आयरन को, कि कैसे हम लोग आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोड होने से। तो करना क्या है, समहाउ हमें बस आयरन को जो है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देना है मॉइस्चर से। तो इसके लिए पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट कर दो उसके ऊपर, चलेगा। ऑयलिंग कर सकते हैं, एक थिन लेयर ऑफ, एक तरीके से थिन लेयर बन जाएगा, कोट बन जाएगा, जो एयर को कांटेक्ट में आने नहीं देगा। ग्रीस लगा सकते हैं उसके ऊपर, है ना, ग्रीसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है। क्रोमोप्लास्टिंग कर सकते हैं, क्रोमोप्लास्टिंग। इसके अलावा एलॉय फॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ प्रोसेस को समझते हैं, ये सारी चीजें तो इजी है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। गैल्वेनाइजिंग समझते हैं, गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है। गैल्वेनाइजिंग बेसिकली, गैल्वेनाइजिंग मतलब गिविंग लाइफ एक तरीके से। इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, आयरन के सरफेस पे, ऊपर वाले लेयर पे जिंक का कोट लगा देते हैं, जिंक का कोट। जिंक के कोटिंग के कारण जो है इसकी लाइफ, आयरन डायरेक्ट जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता नहीं, इसलिए जो है ये रस्टिंग नहीं होता है। तो ये सिंपल। इसी तरीके से क्रोमोप्लास्टिंग में क्रोमो की कोटिंग, क्रोमियम, क्रोमियम की कोटिंग होती है। इस तरह से जो है क्या करते हैं, आयरन को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। क्रोमियम के कोट के लिए बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस। उससे हम लोग जो है क्या करते हैं, आयरन के ऊपर कोट कर देते हैं क्रोमियम का। और सिंपल है, लॉजिक भी लगा सकते हो। क्रोमियम को एनोड बना देंगे, आयरन को बना दिए, सॉरी हाँ, कैथोड बना दिए, यहां से क्रोमियम निकल के इस पे अटैच हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस। बात आता है एलॉय। एलॉय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एलॉय का मतलब होता है इट्स मिक्सचर। जब ये मिक्सचर क्या हो सकता है, मेटल का मेटल के साथ भी हो सकता है, मेटल प्लस मेटल, और मेटल का नॉन मेटल के साथ भी हो सकता है। और जब भी ये मिक्सचर प्रोड्यूस होगा, इट ऑलवेज हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी इसके पैरेंट मेटल से। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन की बात करें तो आयरन अकेले जो है बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। इसको हार्ड बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कार्बन ऐड किए। कार्बन एक तरीके से नॉन मेटल है, लगभग 0.05% कार्बन ऐड किया जाता है, विच गिव्स स्टील। स्टील पता ही है, हाईली यूजेबल आइटम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी तो खराब नहीं होना चाहिए ना,
ओके, तो दूसरा ये भी है, जैसे हम लोग अपने घर में स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील, और वो क्या होता है बेसिकली आयरन, क्रोमियम और निकल का मिक्सचर होता है। तो उसके कारण जो ये स्टेनलेस स्टील मिल रहा है, ये ना सिर्फ शाइनिंग है, बहुत ही ज्यादा शाइन करता है, हार्ड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। तो इसमें रस्ट लगने के, घर में खाना खाते हैं इसी बर्तन में। तो जो एलॉय मिल रहा है मिक्सचर का, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है विद इट्स पेरेंट मेटल। ऐसे ही जैसे एग्जांपल के लिए कुछ एलॉय का एग्जांपल ऐसे भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर है हमारा मेटल, हमने इसमें जिंक ऐड कर दिया तो हमें मिलता है ब्रास। अब आप समझो इस बात को, कॉपर को हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर की तरह यूज करते हैं, लेकिन ब्रास जो मिल रहा है वो बिल्कुल भी मतलब नॉन कंडक्टर है लगभग एक तरीके से। इसी तरीके से कॉपर का अगर हम लोग टिन के साथ मिक्स कर दे तो हमें ब्रॉन्ज मिलता है। ब्रॉन्ज का यूजुअली यूज होता है जो जिसमें साउंड वगैरह प्रोड्यूस करना है, बेल वगैरह के लिए ब्रॉन्ज। तो ये बात तो जस्टिफाई हो रहा है ना कि जो हमें मिक्सचर के बाद जो चीजें मिल रहा है उसका प्रॉपर्टी जो है वो अलग होता है, साथ में उसके प्रॉपर्टी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये भी ले सकते हो, जैसे गोल्ड है, एज सच गोल्ड जो है अकेले बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं सिल्वर या फिर कॉपर। तो जैसे जब बात आती है 24 कैरेट की ना, 24 कैरेट का मतलब होता है 100%। तो यार 100% तुम गोल्ड कभी भी स्ट्रॉन्ग गोल्ड बना ही नहीं सकते हो, इसलिए इसमें 22 कैरेट गोल्ड रहता है। ये जो 2 पार्ट रहता है ये या तो सिल्वर या फिर कॉपर एडेड रहता है। ठीक है, क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो कोई एक पार्ट, जैसे मान लो मेटल है, साथ में इसके मर्करी ऐड है, Hg के साथ, चाहे कोई मेटल है चाहे कोई नॉन मेटल, इस तरीके के जिसमें मर्करी है, उस मिक्सचर को एलॉय कहने के बजाय हम बोलेंगे एमलगम। क्या बोलेंगे? एमलगम। यानी इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ मर्करी विद अदर एलिमेंट। इसका भी बहुत यूज है डेंटल एरिया में, मतलब डेंटिस्ट यूज करते हैं इसका, जो है लेबोरेटरी में यूज होता है। खैर यूज तो बहुत ही है। ठीक है, एलॉय समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। एक बड़ा ही हमारे कंट्री में एक बड़ा ही सिग्निफिकेंस चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको बोलते हैं कुतुब मीनार में एक आयरन पिलर रखा हुआ है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मेहरौली आयरन पिलर, कुछ ऐसे ही नाम है शायद। लगभग ये 1600 साल पुराना है, 1600 years ओल्ड, बट स्टिल इसमें आज तक जो है रस्टिंग नहीं, मतलब ये रस्ट इसमें जो है किसी भी तरीके का कोरोजन नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? एक बात ये कि इससे ये क्लियर होता है कि जो हमारे एंशियंट साइंटिस्ट थे, जो पहले के साइंटिस्ट थे, उनको मेटलर्जी को लेकर बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग नॉलेज था। इवन प्रेजेंट साइंटिस्ट जो है इस चीज का कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि इसके ऊपर एक बड़ा ही मतलब बहुत ही थिन लेयर ऑफ मीसोवाइट, इट्स अ काइंड ऑफ आयरन कंपाउंड। मीसोवाइट एक तरीके का क्या है? मीसोवाइट एक तरीके का आयरन कंपाउंड है, जिसमें आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, तीनों चीज मिक्स करके इसके ऊपर लेयर लगा हुआ है। साथ में यह भी चीज ध्यान दिया गया है कि जब इस मेटल को बिल्ड किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, उस टाइम पे फास्फोरस का कंटेंट बहुत हाई रखा गया, और साथ में लो कंटेंट ऑफ इसका सल्फर और एक चीज और, मैंगनीज, इन कंटेंट को बहुत ही कम रखा गया। साथ में यह भी चीज है कि एक थिन लेयर ऑफ मीसोवाइट, इट्स अ काइंड ऑफ आयरन कंपाउंड, इसको यूज किया गया, जिसके कारण हमारे आज तक इस पे जो है रस्टिंग नहीं हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ये,
और कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। आई होप इतना तो नॉलेज हुआ ही होगा। बट इन केस अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बोलोगे तो मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा उन क्वेश्चंस को। अभी मैं बिजी हूँ, क्लासेस सारे मैं जब कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद फ्री होके मैं सारे टॉपिक के जो है नोट्स प्रिपेयर करके इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।